हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर का। बड़ा सा चैप्टर है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हैं जो मैं इस पूरे चैप्टर के अंदर कराऊंगा। वो सारे क्लूवर्ड्स कीवर्ड्स जिनको पढ़ के डायरेक्टली आप केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो, वन मार्कर क्वेश्चन जितने भी उन्हें देखते ही बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा स्टाफिंग बहुत अच्छे से मैं कवर कराने जा रहा हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर भी करना। जो भी बच्चे सीयूईटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट चैप्टर का क्लास वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज की बेसिकली भर्ती करना, जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम मैन और मटेरियल को अरेंज करते हैं, कौन सा काम कौन करेगा, ड्यूटीज देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एक हिरार्की क्रिएट करना, वो सब काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होता है। लेकिन स्टाफ के अंदर हम उन पोजीशन को फिल करते हैं क्लास, जो एम्प्लॉयज हैं, जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हैं, उसके लिए क्लास, जो मतलब कि क्वालिफाइड हैं या जो क्लास डिजर्व करते हैं कैंडिडेट्स, उन जॉब पोजीशन को फिल करना। सो स्टाफिंग का मतलब क्या? इट इन्वॉल्व फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को ढूंढना, फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सही इंसान को ढूंढना जो क्लास सही काम को कर सके, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो, सही समय पे। हमें इस बात को, स्टाफिंग फंक्शन इस बात का ध्यान रखता है कि आपके जो एसेट्स हैं, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ऑर्गेनाइजेशन का कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज अगर कंपनी के बाहर जाएं तो नेक्स्ट डे खुशी खुशी कंपनी के अंदर भी आए, इस बात को क्लास ये इंश्योर करता है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, वो आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? हेंस स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? विच फंक्शन इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो आप क्या लिखोगे? स्टाफिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप देखो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा। डैश इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी तभी होगी जब कंपनी का स्टाफ अच्छा होगा। स्टाफ कहां से लिया जाता है? स्टाफिंग फंक्शन से। अच्छा, अब कई बार केस स्टडीज आपको दी होती है, बताते हैं कि बताओ ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, और आपको 3 से 4 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है वो। तो स्टाफिंग ना ह्यूमन एलिमेंट है। एक्चुअली डायरेक्टिंग और स्टाफिंग दोनों ही क्या है? ह्यूमन एलिमेंट है। दोनों के अंदर ह्यूमन को स्टडी किया जाता है, उनके बिहेवियर को मोल्ड किया जाता है। फंक्शन विच मेक श्योर योर एसेट वर्क आउट एंड कम बैक नेक्स्ट डे हैप्पी एंड सेटिस्फाई। ये वो फंक्शन है जहां पे इंश्योर करता है जो कि आपकी जो एसेट्स है कंपनी के बाहर जाएं और खुशी खुशी वापस भी आ जाएं। जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखना, जो स्टाफिंग है वो जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि क्लास अगर स्टाफ अच्छा तो बाकी सब कुछ अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। एसेट्स एसेस द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्वायर्ड इन नियर फ्यूचर। आपको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, ये उसको क्लास एसेस करता है। गुड स्टाफ मेक्स ऑल अदर फंक्शन गुड। स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस। ये भी क्लास मैंने आपको बताई दिया कीवर्ड्स के अंदर। तो ये स्टाफिंग कीवर्ड्स है पहचानने के लिए कि हाँ ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अच्छा, अब स्टाफिंग की जो बेनिफिट्स है, एक एक करके सारे के सारे बेनिफिट्स को समझते हैं विद ऑल कीवर्ड्स। तो सबसे पहला बेनिफिट है फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय। जो स्टाफिंग है वो हेल्प करता है कि जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है उससे हम लोग वैकेंट यानी खाली की खाली जॉब पोजीशन जो हमारे पास पड़ी है उसको फिलफिल करें। तो स्टाफ इंश्योर करता है जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसमें कॉम्पिटिटिव पर्सनल आ जाए। वो कॉम्पिटिटिव पर्सनल जो कॉम्पिटिशन में टिक के काम कर सके, कॉम्पिटिशन से भागे नहीं। नेक्स्ट है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब। सही पर्सन को सही जॉब देना, जो उसकी क्लास जो जिस लायक है उसको उस लायक का काम देना। अगला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग इस बात का इंश्योर करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। एक्स्ट्रा एम्प्लॉय आपके पास ना हो कि खाली आप तनख्वाह देते जा रहे हो, और एम्प्लॉयज की कमी भी ना हो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो वो लोड संभाल नहीं पा रहे। Through the proper planning, employees are hired in staffing function. Number and type of employees are considered so that there is no shortage, no excess of employee. ना ही employees का shortage हो, ना ही employees का excess हो। Staffing इस बात को ध्यान रखता है। अगला है helps in competing। एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपटीशन कर सकती है हर चीज में। सेम रिसोर्सेज, सेम फिजिकल रिसोर्सेज, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब कुछ सेम रख सकती है, लेकिन क्या चीज सेम नहीं रख सकती? एम्प्लॉयज। यानी अगर आप किसी दूसरी कंपनी से आगे निकलना चाहते हो तो एम्प्लॉयज के माध्यम से निकल सकते हो, बिकॉज जो एम्प्लॉयज तन मन धन लगा के आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो सेम एम्प्लॉय दूसरी कंपनी के यहाँ काम नहीं कर रहे होंगे।
Two organization can easily acquire the same type of physical and financial resources, but not human resources. They are the most important asset of an organization. They only help to organization to win over its competitor. तो employees ही ऐसे हैं जो competitor से आपको आगे निकालने में help करेंगे, क्योंकि कोई employee की copy नहीं कर सकता. सेम जमीन पे तुम बिजनेस कर रहे हो, सेम क्लास हम वही एरिया में हम भी कर सकते हैं, सेम मशीन तुम्हारे पास, हम सेम मशीन खरीद सकते हैं, पर जो तुम्हारे पास एम्प्लॉइज हैं वो ईमानदार हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, वो क्लास कंपनी की तरफ बिलोंग करते हैं, वो दिल से क्लास ऑनेस्ट हैं. अब मेरे एम्प्लॉय ऑनेस्ट नहीं है तो मैं आपसे आगे नहीं निकल पाऊंगा, तो एम्प्लॉयज की कॉपी नहीं की जा सकती. अगला है growth of enterprise by appointing efficient staff. Staffing ensure continuous survival and growth of enterprise. क्लास अच्छा स्टाफ अटेंड करके आप अपनी कंपनी का ग्रोथ भी कर सकते हो. These are the importance. अगला इंपोर्टेंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ एम्प्लॉय को भर्ती करना नहीं होता, स्टाफिंग में एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी होती है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है, उनका डेवलपमेंट भी होता है, उनका प्रमोशन ग्रोथ सब कुछ होता है. तो स्टाफिंग फंक्शन डजंट एंड ओनली with the appointment of employees. It includes training, promotion, compensation, career advancement opportunity, personality development, etc. These activity motivate employees to perform with their best ability, और इससे क्लास आपका जो human resource है वो develop होगा. Okay? की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन. अगर स्टाफ अच्छा है तो बाकी सारे फंक्शंस अच्छे होंगे. इन स्टाफिंग फंक्शन वी हायर एम्प्लॉइज हु हेल्प इन परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द फंक्शन. स्टाफिंग में अच्छा स्टाफ हायर करोगे, फिर वही डायरेक्टिंग करेगा, कल को वही कंट्रोलिंग करेगा, फिर वही स्टाफिंग भी करेगा. विदाउट एफिशिएंट स्टाफ नो अदर फंक्शन कैन बी स्टार्टेड. बिना अच्छे स्टाफ का क्लास आप और कोई काम नहीं कर सकते. दीज आर द बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग. वो आसान था, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी. नेक्स्ट है, स्टाफिंग से भी बड़ी चीज है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. राइट, अब जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना वो खाली स्टाफिंग करती हैं, छोटा सा काम है ना, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो करती हैं क्लास HRM, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट. इट इज डिफाइंड, बेसिकली HRM क्या होता है? It is defined as the process of managing employees in a company it involve hiring, training और motivating employees. देखो, स्टाफिंग छोटी कंपनियां करती हैं, बड़ी कंपनी का एम्प्लॉइज के लिए एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. राइट, इट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइजन विद द गवर्नमेंट, सरकार से कनेक्शन बनाना, ट्रेड यूनियन बनाना, ये सारा काम करती है. व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट स्मॉल स्केल, उसको बोलते हैं स्टाफिंग. जब यही बड़े स्केल पे काम होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है. समझ लो, एम्प्लॉयज से रिलेटेड हर एक चीज जो है इसके अंदर कवर होती है. राइट, कीवर्ड्स की बात करें, स्टाफिंग क्या है? इट इज यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मिंग स्टाफ फंक्शन. स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ HRM. HRM एक बड़ी चीज है, स्टाफिंग उसका छोटा सा हिस्सा है. क्या क्या आता है HRM के अंदर देखते हैं. सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तुम्हें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, सारी चीजें क्लास यहाँ पे चेक कर ली जाती हैं. दूसरा है एम्प्लॉइंग पीपल. इट इंक्लूड्स, इसके अंदर रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है और प्लेसमेंट भी आता है, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. करियर ग्रोथ, एम्प्लॉयज की ग्रोथ की बात की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके डेवलपमेंट की बात की जाती है. परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, तो यही डिपार्टमेंट वो काम करती है और उस बेसिस पे इनको फ्यूचर में प्रमोशन मिलता है. अगला है मोटिवेशन. एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. एम्प्लॉयज को पैसे देकर या फिर नॉन फाइनेंशियल लाइक रिवॉर्ड देके या फिर कोई सर्टिफिकेट देके या फिर क्लास उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना के उनको मोटिवेट किया जाता है. वो काम भी स्टाफिंग का ही है. अगला है कॉम्पनसेशन. सैलरीज दी जाती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ सैलरी वगैरह भी दी जाती है उनको मोटिवेट करने के लिए. सोशल सिक्योरिटी दी जाती है उनको, यानी क्लास उनको उनके वेलफेयर की बात की जाती है, उनका प्रमोशन किया जाता है और उनका क्लास एक तरीके से जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाती है. रिव्यू एंड ऑडिट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो ऑडिट भी करता है एम्प्लॉयज के ऊपर. जो पॉलिसीज बनाई है कंपनी ने, वो पॉलिसीज के तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए क्लास ऑडिट भी करती है. अच्छा, नेक्स्ट है स्टाफिंग प्रोसेस. लेकिन इस प्रोसेस को बताने से पहले मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपनी कॉपी में, कमेंट्स में, कहीं भी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को लिख के दिखाओ. प्लानिंग प्रोसेस में एस डाइज इफ निमोनिक कोड था. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आइडिया, IDAE, ठीक है, ये निमोनिक कोड था. एक बार आप लिख के दिखाओ, फिर मैं आपको स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से लर्न कराता हूं. स्टाफिंग प्रोसेस. अब जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो शुरुआत सबसे पहले कहां होती है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी? स्टाफ की बात कहां से आएगी? तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है,
तुम्हें किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सारी चीजों को क्लास एस्टिमेट करना। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब कि तुम्हें कितने नंबर और किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है कंपनी के अंदर। स्टाफिंग के अंदर जो ये जो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर तीन चीजें कवर होती हैं। सबसे पहला होता है वर्कलोड एनालिसिस। क्लास ये वो एनालिसिस है जहां हम देखते हैं कि हमारे पास वर्कलोड कितना है, हमारे पास काम कितना है। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब। अलग अलग जॉब करने के लिए तुम्हारे पास कितने नंबर और कितने टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, ये होता है क्लास वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस वुड इनेबल एंड असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस जॉब एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड क्या आएगा, कितने नंबर और कितने टाइप के एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है, दैट इज कॉल्ड वर्क लोड एनालिसिस। कि तुम्हारा वर्क लोड कितना है, उस वर्क लोड के बेसिस पे कितने नंबर और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज की तुमको जरूरत है। सेकेंड है वर्क फोर्स एनालिसिस। हियर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर एनालाइज्ड एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर अंडर बर्डन एंड ओवर बर्डन। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को देखना कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन है, वो आता है वर्क फोर्स एनालिसिस के अंदर। वर्क फोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ अवेलेबल employees available in the fact such an exercise would be reveal whether we are understaff or overstaff। कम स्टाफ है हमारे पास या ओवर स्टाफ है, तो तुम्हें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है वो किस एनालिसिस से पता चलेगा क्लास, वर्कलोड। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज सफिशिएंट है, अंडर बर्डन है, ओवर बर्डन है, हम ओवर स्टाफ है, अंडर स्टाफ है, इस चीज का पता कहां से चलता है, वर्कफोर्स। ये सब कीवर्ड में आएगा, ध्यान रखना। कॉम्पनसेशन मैनेजर क्या, सॉरी कंपैरिजन, मैनेजर कंपेयर करेगा वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस की, और उस बेसिस पे अगर वर्कफोर्स ज्यादा है तो निकाला जाएगा, वर्कफोर्स कम है तो क्लास एम्प्लॉयज की भर्ती की जाएगी। दिस इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट को चेक करना कि मैन पावर कम है ज्यादा है, ये सब चीजें। सेकंड जो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर मोस्ट क्लास प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट के अंदर फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आता है। क्या आता है क्लास, फ्लड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की आंधी एक तरीके से आ जाती है। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग टेम्पटेशन देते हैं एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट को एक लुभावना ऑफर देते हैं कि आओ हमारी कंपनी में जाके अप्लाई करो, आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, रहने खाने की फैसिलिटी मिलेगी और बहुत सारे अट्रैक्टिव, ताकि अच्छे अच्छे लोग आके कंपनी में अप्लाई करें और सो दैट हम उनमें सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्शन में सिलेक्ट कर सके। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है फॉर इंड्यूसिंग पीपल, लोगों को इंड्यूस करते हैं ताकि वो हमारी जॉब के लिए अप्लाई कर सके, वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सके। वो कंपनी के अंदर से भी ले सकती है एम्प्लॉयज को, कंपनी के बाहर से भी ले सकती है, दोनों के अपने फायदे घाटे हैं। व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल अप्लाई फॉर जॉब, कंपनी कैन सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ वाइडर चॉइस। तो अगर बाहर से हम सिलेक्ट करते हैं तो एक वाइडर चॉइस हमारे पास रहती है, कंपनी जो है मतलब सॉरी रिक्रूटमेंट में हम एक मतलब वाइडर चॉइस रहती है। हम अगर सबको अच्छे अच्छे ऑफर देंगे कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे और उनमें सबसे बेस्ट जो होगा हम उसको सिलेक्ट कर सकेंगे। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। कीवर्ड ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो सर्च करता है मोस्ट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को। सिलेक्शन, इट रेफर्स टू चूजिंग। अब ये ना सर्चिंग नहीं है, सर्चिंग इज रिक्रूटमेंट, चूजिंग इज सिलेक्शन। इनमें से चूज करना मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को टू फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। हियर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लेस। सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है बिकॉज सिलेक्ट थोड़े से होते हैं, रिजेक्ट ज्यादा होते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग from most among the pool of prospective job candidates। जो prospective candidate है उनमें क्लास सबसे अच्छे को चूज करना, क्लास उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर है रिक्रूटमेंट, फिर है सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद उनको जगह दिखाओगे, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मींस पुटिंग द पर्सन ऑन जॉब वेयर ही इज सिलेक्टेड, और ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, सॉरी टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना इज ओरिएंटेशन, मतलब जान पहचान कराना ताकि वो क्विकली सेटल हो जाए। ध्यान रखना, किस लिए जान पहचान कराते हैं, फॉर क्विकली सेटलमेंट। हियर he is taken around the workplace and given the charge of the job for which he has been selected। तो जिस पोजीशन के लिए क्लास हमने उसको रखा है उस पोजीशन को उसको पकड़ा देना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, टू द न्यू एम्प्लॉय एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड कीप देम मोटिवेटेड। तो क्लास एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग का बेसिकली मतलब है कि उनको एजुकेट करना, सिखाना किसी काम को, है ना, ताकि वो काम कर सके। और डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है,
हम एम्प्लॉय की ग्रोथ की बात भी करेंगे, सिर्फ कंपनी की ग्रोथ की बात नहीं करेंगे, हम एम्प्लॉय की पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय की हेल्थ, हर चीज पे क्लास काम करेंगे ताकि एम्प्लॉय डेवलप कर सके। अगर आपका एम्प्लॉय डेवलप करेगा तो ही आपकी कंपनी डेवलप करेगी। तो यहाँ पे स्किल्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है और डेवलपमेंट किया जाता है। फिर 6 पॉइंट पे आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक रिपोर्ट तैयार की जाती है एम्प्लॉयज की, साल भर में एम्प्लॉय ने क्या क्या अच्छा काम किया है, क्या क्या खराब काम किया, उसकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है। इट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड हियर। अच्छा, नेक्स्ट है क्लास परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग। अब फिर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसका प्रमोशन और करियर प्लानिंग होता है। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, एम्प्लॉय आर प्रमोटेड टू हायर जॉब पोजीशन विद मोर अथॉरिटी एंड मोर सैलरी। लास्ट आता है क्लास कॉम्पेंसेशन। इट इज अ फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द जॉब। जो भी आपको क्लास काम आपने किया है उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। तो जो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट होगी वो टाइम बेसिस पे भी हो सकता है और परफॉर्मेंस बेसिस पे भी हो सकता है। पर मंथ है ना, पर ईयर, इसको बोलते हैं टाइम बेसिस। और जो परफॉर्मेंस बेस्ड है वो बेसिकली क्या होता है, आपने कितने यूनिट बनाए उस बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी, जितने यूनिट उतना अमाउंट आपको मिलेगा पर यूनिट पे। तो ये होता है कॉम्पनसेशन। दीज 8 पॉइंट्स आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला कहानी की तरह याद करो और प्रोसेस को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वो लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ये। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर होगा रिक्रूटमेंट सर्चिंग, फिर होगा सिलेक्शन चूजिंग। सिलेक्शन करने के बाद क्या होगा क्लास, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होगा, जगह दिखाई जाएगी, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। फिर होगी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा जाएगा, फिर आपके प्रमोशन और करियर प्लानिंग की बात की जाएगी और लास्ट में आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट है क्लास, RST, PQRST। ABCD में आता है ना, ABCDFGHIJKLMNOPQRST। तो ये RST है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, कभी भूलना मत। रिक्रूटमेंट क्या है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट में इनवाइट करते हैं क्लास एप्लीकेशन को, है ना, तो जॉब के लिए अप्लाई करे। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, यहाँ फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आता है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं। सिलेक्शन क्या है, चूजिंग करना द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, स्ट्रीमलाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स। और ये एक नेगेटिव प्रोसेस है ना, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं क्लास उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, तो सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, इसलिए नेगेटिव प्रोसेस है। ट्रेनिंग क्या है, इंपार्टिंग द स्किल्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ जॉब। ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, स्किल्स देना उनको ताकि वो काम अच्छे से कर सके। रिलेटेड टू जॉब वर्क परफॉर्मेंस बाय एन इंडिविजुअल। ट्रेनिंग अपडेट करता है नॉलेज को और कॉम्पिटेंसी बढ़ाता है एम्प्लॉयज के अंदर। अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय हो ना तो आप ज्यादा कॉम्पिटेंट हो और लोगों से आप आगे निकल जाओगे। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनसे आप पहचानोगे ये है क्या। एक नई चीज और कराता हूं क्लास में, क्योंकि सीयूईटी में भी आ सकता है, 12th में चांसेस कम है बट लेकिन हाँ एनसीईआरटी में है तो मैं करा रहा हूं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ध्यान से समझना, रिक्रूट करने का प्रोसेस क्या होता है, भर्ती करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्लास की सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई क्या क्या है। तो पहले मैं सोचूंगा कहां कहां से हम एम्प्लॉयज को ले सकते हैं, सोर्सेज क्या है, लेबर कहां कहां से हम ले सकते हैं। फिर देखेंगे क्लास उनकी अवेलेबिलिटी, असेसमेंट ऑफ देयर अवेलेबिलिटी कि भैया वहां पे लेबर अवेलेबल है कि नहीं। फिर चूज करेंगे मोस्ट सुटेबल सोर्सेज को। सोर्स चूज करने के बाद हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे एप्लीकेंट्स को। तो इसमें भर्ती कुछ नहीं करना, लेबर सप्लाई के क्या क्या क्लास सोर्सेस हैं, सोर्सेस की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, असेसमेंट चेक करेंगे, फिर देखेंगे क्लास चूज करेंगे सबसे अच्छा सोर्स क्या होगा, फिर वहां उस सोर्स से एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, हम इनवाइट करेंगे। तो देखेंगे पूरे वर्ल्ड से कहां कहां से एम्प्लॉयज को ले सकते हैं, उनके असेसमेंट चेक करेंगे और फिर क्लास उसमें से किसी एक सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे हम लोग एम्प्लॉय को वहां से हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। आई होप ये कहानी की तरह 4 पॉइंट याद हो गया और आप आगे भी एक बार रिपीट करोगे तो ये याद रहेगा आपको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है, अब रिक्रूट करने के 2 सोर्सेस है। हम रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्रूट करने के 2 सोर्सेस हैं। पहला है कंपनी के अंदर से ही भर्ती कर सकते हैं वर्कर्स को, या कंपनी के बाहर से भी ले सकते हैं वर्कर को। हियर वैकेंट जॉब पोजीशन आर फुलफिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, नो आउटसाइडर इज परमिटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। कंपनी के अंदर से ही लेंगे, इंटरनल होगा ये। और एक्सटर्नल सोर्स के अंदर क्या, कंपनी के बाहर से हम एम्प्लॉइज को लेंगे, कंपनी के अंदर वालों को अप्लाई नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग वर्कर जो काम कर रहे हैं उसमें से किसी का हम प्रमोशन कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे, 2 ही रास्ते हैं। तो कंपनी के अंदर से अगर आपको एम्प्लॉय लेना है तो जो मेथड्स है वो 2 ही है, एक है ट्रांसफर, दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन जो होता है वो ऊपर जाता है ना, यहाँ पे सैलरी बढ़ जाती है, यहाँ पेमेंट बढ़ जाता है, रैंक बढ़ जाता है, अथॉरिटी बढ़ जाता है। और ट्रांसफर में यहाँ भी वही काम कर रहे थे, वहां बस पोजीशन चेंज होता है और कुछ नहीं। इसको बोलते हैं क्लास वर्टिकल, इसको बोलते हैं क्लास हॉरिजॉन्टल, राइट।
तो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया प्रमोशन, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय जो हो गया वो हो गया क्लास ट्रांसफर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ये वर्टिकल क्लास ऊपर चला गया। ट्रांसफर क्या है? इट मीन शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी सेम है, सैलरी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, बस जगह चेंज हो रही है। जैसे क्लर्क का ट्रांसफर हो गया परचेज डिपार्टमेंट से अकाउंट डिपार्टमेंट में, है तो वो क्लर्क ही, परचेज डिपार्टमेंट में भी वो क्लर्क है, और ट्रांसफर जो हो रहा है दूसरे डिपार्टमेंट में वो अकाउंट डिपार्टमेंट अभी भी वो क्लर्क है। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। तो अलग अलग जॉब को सिखाने के लिए भी ट्रांसफर का यूज किया जाता है कि आप यहाँ पे कर रहे हो काम, यहाँ पे आप काम सीख गए, दूसरी जगह जाके सेम काम करो, आप काम को सीखो। अथॉरिटी सेम है, बैंक में भी ऐसे ही होता है ना, अलग अलग काउंटर पे लोग ट्रांसफर होते रहते हैं काम सीखने के लिए। अगला है प्रमोशन। It means shifting of employees from one job position to another job position with high level of authority, more salary, more autonomy, सब कुछ ज्यादा रहता है। जैसे क्लर्क का प्रमोशन हो गया अकाउंटेंट पोस्ट पे, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, सैलरी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा। This practice help to improve the motivation, loyalty, satisfaction level of employees. It has a great psychological impact over the employees. ध्यान रखना, प्रमोशन का एक great psychological impact पड़ता है, एम्प्लॉय और अच्छे से काम करता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप स्टाफ को कंपनी के अंदर से ही ले लेते हो तो उसके कुछ फायदे हैं, कुछ घाटे हैं। इसी तरीके से बाहर से कंपनी के बाहर से एम्प्लॉयज को लेते हो तो उसके भी कुछ फायदे घाटे हैं। क्या क्या है? एडवांटेज क्या है? द मैनेजर आर अवेयर, मैनेजर को ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के टैलेंट पे, एबिलिटी पे डाउट नहीं रहता, उनको पता रहता है कि हाँ यार ये बंदा कर लेगा, वो जानता है उसको। खर्चा कम है, बाहर से लेने में खर्चा ज्यादा है। न्यूज़पेपर में इश्तेहार दो, फिर पूरा टीम बिठाओ, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाओ, सिलेक्शन का प्रोसेस चलाओ, काफी खर्चा आता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज मोटिवेट भी होते हैं, क्लास कंपनी के अंदर से लोगों का प्रमोशन करोगे ना तो वो खुश होंगे, कल को हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सब कुछ जानता है कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग पे कम खर्चा होगा, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और छोड़ने के चांसेस कम है। कंपनी के रूल रेगुलेशन से ऑलरेडी फैमिलियर है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, तो कंपनी को छोड़ेगा नहीं, टर्नओवर कम होगा। और ट्रांसफर करके हम सरप्लस एम्प्लॉय को शिफ्ट कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट में। यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग हैं तो इसे क्लास हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आया, कोई नया आइडिया नहीं आएगा, चॉइस बहुत लिमिटेड है, नई कंपनी के लिए सुइटेबल नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है ना तो एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी। और सम टाइम क्लास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि यार इसका प्रमोशन क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो अच्छी सोच रखे तो मोटिवेट होंगे कि इसका हो गया, चलो कल को मेरा भी होगा। लेकिन नेगेटिव वाले क्या करेंगे? नेगेटिव सोच रखने वाले लोग, यार इसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों प्रमोशन नहीं करा। तो इससे क्लास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब कंपनी के बाहर से अगर हम भर्ती करते हैं लोगों को, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? तो सबसे पहला जो सोर्स है, अब यहाँ पे ना क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनल के दो ही सोर्सेज थे, ट्रांसफर और प्रमोशन। एक्सटर्नल के बहुत सारे सोर्सेज है, तो आपको पहचानने के लिए आ सकता है कि कौन सा सोर्स है, कौन सा सोर्स है, किस टाइप के रिक्रूटमेंट का। अगर हम कंपनी के बाहर से ले रहे हैं तो वो एक्सटर्नल हो गया, और उसका सोर्स का नाम लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने ये एनसीईआरटी क्लास लाइन दे रखी है, बहुत हेल्पफुल रहेगा, अभी बढ़वाता हूँ। देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कंपनी करती क्या है? कंपनी को जब बाहर से एम्प्लॉय लेना होता है ना, और ज्यादा पढ़े लिखे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती, तो उस सोसाइटी के गेट पे एक पर्ची चिपका देती है, आते जाते लोग जो इसको देख लेते हैं और यहाँ पे आके काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड direct recruitment. This method is most suitable for unskilled job position. In this method, organization pastes a notice at their gate of office or factory. Instead, जो interested people है वो walk in पे आ जाते हैं इंटरव्यू देने। अच्छा, इसमें क्या है? एनसीईआरटी क्या कहता है? A notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the detail of the job available. The practice of direct recruitment is followed यूजली फॉर कैजुअल वैकेंसीज। ये किसके लिए होता है? कैजुअल वैकेंसीज के लिए, अनस्किल और सेमी स्किल जॉब के लिए। सच वर्कर आर नोन एज कैजुअल और क्लास बदली वर्कर्स, ठीक है, बदली वर्कर्स बोलते हैं। एंड दे आर पेड रेमुनरेशन ऑन डेली वेज बेसिस, डेली बेसिस पे उनको दिया जाता है। ओके, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर। अब मान लो आपको 250 एम्प्लॉय की जरूरत है और एप्लीकेशन आ गई क्लास 3500, तो बाकी जो एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है उनकी फाइल ये मेंटेन करके रखते हैं, और जब फ्यूचर में और एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है तो इन्हीं को कॉल करके बुला लेते हैं rather देन नए एम्प्लॉयज को बुलाएं। तो कैजुअल कॉलर मतलब जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उन्हीं की फाइल मेंटेन रहती है, किस किसने अप्लाई किया है, उसमें से कुछ सिलेक्ट हो गए, जो नहीं सिलेक्ट हुए फिर उनमें से कुछ सिलेक्ट करते हैं, दोबारा पूरा प्रोसेस नहीं दोहराते। जनरली द लार्ज कंपनी
maintain an application file in which they keep all the pending applications which the job seekers leave with the reception. This application file is considered as a waiting list. Whenever there is a job vacancy, the suitable candidate perform waiting list are called. तो जो अच्छे candidates हैं उनको फिर बाद में बुला लिया जाता है. Many reputed businessman organization keep a database of unsolicited applicants. ध्यान रखना, unsolicited applicants को जब बुलाया जाता है, this is called casual caller. नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे या जर्नल पे एडवर्टाइजमेंट, मैगजीन वगैरह पे ऐड किया जाता है. द एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एड्स इन न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल जर्नल एक्सेट्रा. फॉर द जॉब ऑफ अकाउंटेंट, अगर आप अकाउंटेंट की जॉब चाहते, अगर आपको एक अकाउंटेंट चाहिए तो क्लास आप सीए की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो जर्नल आते हैं, जो सीए होते हैं ना, उनको एक मैगजीन मिलती है बेसिकली, आप समझ लो. तो आप सीए की मैगजीन में अकाउंटेंट का डालोगे क्लास, ना कि क्रिकेट वाली मैगजीन में डालोगे. तो जैसे आपको कैंडिडेट की जरूरत है, आप वहां पे क्लास क्या करोगे, ऐड डालोगे. एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर और trade and professional journal is generally used when a wider choice is required. Most of the senior position, जो industry के जो senior position है ना, of as well as commerce are filled in this method. तो यहाँ पे इससे करते हैं. Its disadvantage is that may bring a flood of response. इससे घाटा ये हो सकता है कि आपको 2-4 एम्प्लॉय चाहिए और बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि एंड मेनी टाइम फ्रॉम अ क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट. तो कई बार ऐसा होता है कि अनसुटेबल कैंडिडेट से भी आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है. एडवर्टाइजिंग के बाद कंपनी के बाहर से एम्प्लॉय लेने के लिए होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ऑफिस रन बाय द गवर्नमेंट. सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें आप क्या करते, जो जॉब सीकर्स होते हैं ना, वहाँ पे अपना नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पूरा का पूरा बायोडाटा वहाँ दे देते हैं. वो बायोडाटा स्टोर करते हैं और जहाँ पे जॉब खाली होती है क्लास, वहाँ पे पता करके लगवा देते हैं. दस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज ए लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर. क्लास ये बस यहीं तक. जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में ये क्लास एक मिडिलमैन की तरह काम करता है. जॉब सीकर इनके पास आएगा, बोलेगा भैया कि मुझे जॉब चाहिए, और जो एम्प्लॉयर वो इनके पास आएगा, मुझे एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो ये दोनों को मिलवा देता है. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. कैंपस रिक्रूटमेंट, 3 इडियट का ये सीन आपने जरूर देखा होगा. कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर जब आप कॉलेज के लास्ट ईयर में रहते हो तो आपके पास रिक्रूटर आते हैं और आपका इंटरव्यू लेके आपको वहीं पे नौकरी दे देते हैं. तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जिनको होती है उन लोगों को हायर करने के लिए बेस्ट मेथड है. ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट. क्रिएटिंग ए क्लोज कनेक्शन विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैज बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. हियर कंपनीज विजिट द टेक्निकल, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर द जॉब पोजीशन. इसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट. इट इज अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल मैनेजर जॉब्स में बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी. तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करके डायरेक्टली एम्प्लॉयज को वहां से उठा लेते हैं फाइनल ईयर में. दिस इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट. ये ध्यान रखना, ये लाइन सीधा पेपर में आता है. Recruitment from educational institution is a well-established practice of businesses. This referred as campus recruitment. इसको campus placement या campus recruitment बोलते हैं, जहाँ पे कनेक्शन होता है बड़े बड़े बिजनेस का, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनका और यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्शन होता है. ऐसी बात जहाँ पे आए, वो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. क्या वे है, कैंपस रिक्रूटमेंट. अगला प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसर्न. जो टॉप और मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनको इसके थ्रू हायर किया जाता है. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही है, जो मिडिल मैन है जिनका काम ही है क्लास आपको अच्छे एम्प्लॉयज प्रोवाइड कराना. तो अगर आप एक कंपनी वाले हो, एक क्लास एम्प्लॉयर हो, तो आपको यहाँ से अच्छे एम्प्लॉय मिल सकते हैं, राइट. There are several private management firms that act as a middleman between job seekers and job providers. These firms maintain a data of all job seekers and give their detail to the company who are looking for men. They also charge fees and providing such service. तो अपनी फीस भी लेते हैं लेकिन आपकी जॉब लगवा देते हैं. NCERT according, these agencies compile biodata of large number of candidates and class recommend suitable name to their client. Such agencies charge fee for their services and they are useful while extensive screening is required. जहाँ पे क्लास बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग चाहिए, जहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि यार एम्प्लॉय ठीक है नहीं है, बड़े लेवल पे देखा जाएगा, तो वहाँ पे इसको हम लोग सुटेबल मानते हैं. दे स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स. दे मेंटेन अ डाटा बैंक ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, इवन एडवर्टाइज द जॉब्स एंड बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू रिक्रूट. तो ये क्लास जॉब, ये ऐड भी डालते हैं न्यूज़ में, है ना, मिडिल मैन की तरह कि आओ हमारे पास, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे. ऐड डालेंगे, वहाँ पे लोग आएंगे, ये क्लास बात कर लेंगे एम्प्लॉयर से, उनकी नौकरी लगवा देंगे और बदले में कुछ पैसे भी लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मेथड है. प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट टॉप और मिडिल लेवल के लिए होता है.
सबसे सिंपल है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से कहते हो भाई तेरी नॉलेज में कोई बंदा है, तेरा भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी कोई है जो हमारे यहाँ आके काम कर लेगा, तो उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, रिकमेंडेशन लेटर देते हैं इसमें। अगला है ठेकेदार, अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है और इमीडिएट चाहिए और बहुत सारी क्वांटिटी में चाहिए, तो हम ठेकेदार के पास जाते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ठेकेदार क्या करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट बनाता है लेबर से, अपने गांव से, अपने रिलेटिव लोगों को, और जहां पे नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है शॉर्ट नोटिस पे, ध्यान रखना है सब कीवर्ड्स में काम आने वाला है पहचानने के लिए, शॉर्ट नोटिस में, तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से बात करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेजेस एंड रूरल एरिया एंड व्हेनेवर देयर इज एनी वैकेंसी ऑफ लेबर इन फैक्ट्री द कॉन्ट्रैक्टर विल सप्लाई लेबर टू बिजनेसमैन। इकट्ठे आपको मिल जाता है, अलग अलग जगह से आपको हायर नहीं करना, ठेकेदारी क्या करेगा, सबको लाएगा और काम दिलवा देगा। लास्ट है टीवी पे ऐड करना, है ना, टीवी पे भी आप ऐड करा सकते हो, चाहो तो टीवी पे ऐड देके भी आप भर्ती करा सकते हो। वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे भी ऐड देके आप भर्ती करा सकते हो, नौकरी.com, monster.com, गूगल फॉर जॉब, आजकल लिंक्डइन के थ्रू भी ऑनलाइन आप जॉब चाहो तो ले सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना के आप क्लास जॉब पा सकते हो। और जो जॉब जिनको चाहिए एम्प्लॉइज, यानी जो रिक्रूटर्स हैं या समझ लो जो एम्प्लॉयर हैं, वो भी क्लास यहाँ पे आके ऐड डाल सकते हैं, तो ऑनलाइन भी आप ऐड डाल सकते हो, ठीक है, जॉब के लिए। कंपनी के बाहर से अगर भर्ती लेते हो तो बहुत सारे सोर्सेस आपने पढ़े, पर उनके कुछ फायदे घाटे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि नया टैलेंट, फ्रेश टैलेंट आता है, चॉइस बहुत वाइडर है। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जो क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन है ना, वो क्लास आपको मिल जाते हैं। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विद लेटेस्ट, जो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जिनके पास लेटेस्ट नॉलेज होती है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, जो नई नई अभी पढ़ाई करके आए, आप उनको हायर कर सकते हो। और जब कंपनी में बाहर से बंदे आते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के अंदर भी कंपटीशन का माहौल बन जाता है कि यार ये बाहर से आया है तो हमें इससे अच्छा परफॉर्म करना है, हम कंपनी के अंदर के लोग हैं। घाटा क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है, उनको लगता है यार कंपनी के अंदर से हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ और बाहर से एम्प्लॉय को ले लिया। ये बहुत महंगा भी है, और न्यू एम्प्लॉय कई बार एडजस्ट नहीं हो पाता, आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ के चला जाता है, टाइम भी बहुत लगता है इसके अंदर, और ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में भी काफ़ी खर्चा होता है, मच एक्सपेंस ऑन नए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में काफ़ी खर्चा होता है। इस अकेले ऐसे चैप्टर के अंदर 2 प्रोसेस है, और सिलेक्शन प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो स्टाफिंग के 3 कंपोनेंट है, R फॉर रिक्रूटमेंट, S फॉर सिलेक्शन, T फॉर ट्रेनिंग। तो फिलहाल हम सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। 8 पॉइंट इसके भी हैं, जैसे आपने प्रोसेस पढ़ा स्टाफिंग का, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 12th और CUET पर्पस से, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन पक्का आना इससे। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, इट इज डन टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स। हियर बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एम्प्लॉयज, क्वालिफिकेशन, स्कूल, कॉलेज, है ना, उनकी जो मैरिटल स्टेटस है, ये सब चीज पूछी जाती है। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब एक तरीके से प्री है, जहां जो बेमतलब के लोग आ गए ना, उनकी छटनी करनी होती है। आप क्वालिफाइड नहीं हो, आप क्यों आ गए, आपसे एक बेसिक इंटरेक्ट करना, बिल्कुल बेसिक इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ये क्यों किया जाता है, टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प टू रिजेक्ट मिसफिट फॉर रीजंस। तो क्लास जो मिसफिट लोग हैं, जो इसके लायक ही नहीं है, जिनके पास वो क्वालिफिकेशन, वो डिग्री ही नहीं है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो भैया उनको क्या कर देंगे, ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। यहीं पे ज्यादातर लोग की छटनी प्री में ही हो जाती है, इसको बोलते हैं क्लास प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट। जो बच्चे प्री में आ गए, इसका मतलब जो कैंडिडेट प्री में सिलेक्ट हो गए, उनको क्लास एक टेस्ट दिया जाता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, आमतौर पे रिटर्न प्रेफर किया जाता है। और इस रिटर्न टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट होते हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लास CUET 2025 इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक बार देख लो, इस CUET के नजरिए से ना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्क्रीनशॉट भी लेना इसका। ये NCERT से क्लास मैंने इसके कीवर्ड्स लिए हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली आपका IQ लेवल चेक करने के लिए होता है। IQ मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी इन IQ लेवल चेक करने के लिए। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। कल को डिसीजन मेकिंग और जजमेंट में लर्निंग एबिलिटी क्या है, भैया IQ लेवल अच्छा होगा तो चीजों को जल्दी सीख पाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजन। डिसीजन लेने की एबिलिटी क्या है, जजमेंट लेने की एबिलिटी क्या है, लर्निंग एबिलिटी क्या है, उसके लिए क्या होता है IQ, इंटेलिजेंस टेस्ट। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपका IQ लेवल की स्टडी की जाती है। एप्टीट्यूड टेस्ट,
पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल्स को लर्न करने का पोटेंशियल कितना है, क्या दम है कि ये नई स्किल्स को सीख सकता है। पर्सन्स गुड फ्यूचर सक्सेस स्कोर, ध्यान रखना फ्यूचर का जो सक्सेस स्कोर है उसको जानने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, यहाँ से सीयूटी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 12th में भले ही मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन ना आए, पूरा प्रोसेस आए, लेकिन सीयूटी में बहुत जरूरी है। अगला है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लूज टू पर्सन्स इमोशन, पर्सन्स के इमोशन, रिएक्शन, इमोशन और रिएक्शन के लिए पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसकी मैच्योरिटी, उसका जो वैल्यू सिस्टम है एक्सेट्रा। दिस टेस्ट प्रूव द ओवरऑल पर्सनालिटी, हेंस दीज आर डिफिकल्ट। इसे डिजाइन करना ना बहुत डिफिकल्ट और इंप्लीमेंट करना ही बहुत डिफिकल्ट है। जो काम के लिए आप आए हो, आपको उस काम की कितनी नॉलेज है, एग्जिस्टिंग स्किल्स जो है उसकी, उसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। और कहाँ पे वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट, जहां पे तुमको ज्यादा मजा आता है, वहां ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो। तो ये 5 टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट में कराए जाते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या होता है क्लास, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा होता है सिलेक्शन टेस्ट, उसके अंदर है 5 टेस्ट। तीसरे पॉइंट पे आता है क्लास इंटरव्यू, 1 to 1। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। टू कंडक्ट फाइनल इंटरव्यू पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड। कई बार एक ही इंसान नहीं, पूरा का पूरा पैनल होता है और वो अलग अलग तरीके से अपनी फील्ड से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, एम्प्लॉयज की इंटीग्रिटी चेक करते हैं और एम्प्लॉयज भी वहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेलुएट द क्लास एप्लीकेंट सुइटेबिलिटी फॉर द जॉब पोजिशन, कि ये एप्लीकेशन, ये एप्लीकेंट इस जॉब पोजिशन के लिए सुइटेबल है या नहीं है, उस चीज को क्लास ये लोग जज करते हैं इंटरव्यू के अंदर। अगर आप इंटरव्यू पास हो गए तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। आप किसी अपने पुराने जो टीचर हैं या पुराने क्लास एम्प्लॉयर हैं या किसी पॉलिटिशियन, किसी बिजनेसमैन, किसी अच्छे इंसान को आप जानते हो तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हो। जनरली कंपनी 2 रेफरेंस मांगते हैं, कई बार क्रॉस चेक भी करती हैं। कैंडिडेट हैज टू गिव 2 रेफरेंसेस आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरव्यू, 2 रेफरेंस देना जो आपके बारे में बता सके। प्रीवियस एम्प्लॉयर, नोन पर्सन, टीचर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कैन आल्सो एक्ट एज अ रेफरेंस। आप किसी बड़े इंसान को नहीं जानते तो किसी भी इंसान को आप रेफरेंस दे सकते हो, अपने फैमिली मेंबर में भी। सिलेक्शन डिसीजन, फिर जब रेफरेंस आपका देखा जाएगा उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा, भाई सिलेक्शन करना है आपका या नहीं करना। सिलेक्शन डिसीजन के बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंपनी आपसे ही कह सकती है बाहर से करा लो, या कंपनी का खुद का मेडिकल क्लास ऑफिस होगा, वहां से क्लास आपको मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना है। मतलब देखना है कि यार कोई बड़ा मेडिकल इशू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है ना आप लोगों को, वो चेक करना है। फिर आपको जॉब ऑफर दी, जो मेडिकल एग्जामिनेशन पास होगा उसको जॉब ऑफर दिया जाएगा। क्लास आपके घर पे एक लेटर आएगा, इसको बोलते हैं जॉब ऑफर, जिसको देख के आप, जब उसमें लिखा रहता है कब से आपको ज्वाइनिंग करनी है, ज्वाइनिंग लेटर भी आप कह सकते हो। लास्ट में बनता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर इट रेफर्स टू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है सब कुछ कि भाई एम्प्लॉय ऐसा करेगा, एम्प्लॉयर ऐसा करेगा, तुम्हारी ड्यूटीज ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, रूल्स सारे ये हैं, सब साइन होगा, राइट। और अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, जॉब कितने साल तक करना कंपलसरी है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे दोनों साइन करते हैं। सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड कैंडिडेट। तो यहाँ पे ना दोनों साइन करते हैं, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी। वन ऑफ द सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अटेस्टेशन फॉर्म। ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। दिस फॉर्म कंटेंट सर्टेन वाइटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट व्हिच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर। अटेस्टेशन फॉर्म विल बी वैलिड टू रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे कुछ वाइटल डिटेल्स है अबाउट द कैंडिडेट, कैंडिडेट की जितनी भी डिटेल्स है ना उस पर वो साइन करता है, लाइक हाँ मेरे सर्टिफिकेट ठीक है, मैंने जो लिखा है इसके अंदर ठीक है, मुझे बीमारी नहीं है, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड अटेस्टेशन फॉर्म। तो क्वेश्चन पेपर में क्या आया था एक बार, दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट व्हिच आर ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर। बताओ वो कौन सा फॉर्म है, तो उस फॉर्म का नाम क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म। या फिर ऐसा पूछ सकता है ये कौन से स्टेप्स ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर आता है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 8 स्टेप के अंदर आता है। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग प्रोसेस, सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस के कौन से स्टेप में आता है, 8th स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 8 पॉइंट जरा क्लास एक एक करके सारे रिवीजन कराओ। सबसे पहला क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, टेस्ट के बाद क्लास होता है सामने सामने एक इंटरव्यू, इंटरव्यू जो पास करते हैं रेफरेंस चेकिंग किया जाता है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन के बाद क्लास मेडिकल किया जाएगा, फिर जॉब ऑफर आएगा और जॉब ऑफर के बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसे कहानी की तरह याद रखोगे ना आप क्लास, ये पॉइंट्स कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। 3 एलिमेंट है। सबसे पहला आपने पढ़ा रिक्रूटमेंट, दूसरा पढ़ा सिलेक्शन, तीसरा आप पढ़ रहे हो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक लाइन है यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से,
जो एनसीईआरटी कहता है, इफ यू विश टू प्लान फॉर लाइफ टाइम डेवलप पीपल, अगर तुम लंबे समय का प्लान करना चाहते हो तो तुम्हें वर्कर को डेवलप करना पड़ेगा। ट्रेनिंग is a process of teaching the basic skills the new and old employees so that they can effectively perform their job. It is an act of increasing the knowledge and skills of employee for doing his or her job. तो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, जॉब के रिगार्डिंग स्किल्स देने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है आपको। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एनसीईआरटी क्या कहता है? डैश इज द प्रोसेस, एक में ट्रेनिंग रहेगा, एक में डेवलपमेंट रहेगा। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, जहां जहां तुम्हें कंफ्यूजन है ना, अपने 13 साल के एक्सपीरियंस से वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो कोई दिक्कत ना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए। सर इस वीडियो को देख लो तो तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म। सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल्स को लर्न करना, नॉलेज की एप्लीकेशन देना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसी को बोलते हैं। और डेवलपमेंट का मतलब क्या? ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट, ट्रेनिंग बहुत छोटा है, डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जबकि डेवलपमेंट फोकस करता है प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग अभी की बात करता है, अभी सीख लो, लेकिन डेवलपमेंट बात करता है कि फ्यूचर में भी सिखाना है इसको, तो ऐसा सिखाओ कि फ्यूचर में भी हमें दिक्कत परेशानी ना हो। डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो। ये लाइन सेम टू सेम सीयूईटी 2025 में 24 में पूछा गया था। तो एक बात ध्यान समझना बेटा, हर एक चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के और प्लस सीयूईटी के। आप ही लोग सीयूईटी की क्लास प्रिपरेशन करोगे बोर्ड्स के बाद, तो आपको पूरी हेल्प जो है यहाँ मिले, इसलिए क्लास मैंने आपको करा दी है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। जो डेवलपमेंट जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज ग्रो कर सके, तो एम्प्लॉय ग्रो करने की बात होगी तो वो डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के? क्यों ट्रेनिंग फायदेमंद है? क्यों पढ़ते हैं ट्रेनिंग की जरूरत? रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक ट्रेन एम्प्लॉय हमेशा कम समय लेगा एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। ट्रेन से क्लास एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। ट्रेनिंग ना आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करता है आपके अंदर। जो ट्रेनिंग है ना वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करेगा। जैसे क्लास हर जगह आप पॉजिटिव रहोगे, कहीं भागोगे नहीं, डरोगे नहीं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, हाँ हम कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अगला है बेटर परफॉर्मेंस। ट्रेन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होगी एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है ट्रेनिंग के थ्रू। छुट्टियां आप मारते हो, कंपनी के रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हो, काम चोरी करना है ना, कंपनी गुडविल को नुकसान पहुंचाना, तो इससे क्लास जो ये चीजें ऐसी प्रॉब्लम है, टीम वर्क ना करना, इन सारे प्रॉब्लम को क्या करता है? ये खत्म करता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्लास लेबर के टर्नओवर को भी रोकता है, लेबर छोड़ के नहीं जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा ना तो आप काम को सीख जाओगे, तो आप छोड़ के भागने की सोचोगे नहीं। ट्रेनिंग मैन पावर नीड को भी मैनेज करता है। कैसे? मान लो कि आपको कोई काम करवाना है, आपके पास एम्प्लॉयज है लेकिन वो काम नहीं जानते, तो आप बाहर से एम्प्लॉय को भर्ती करोगे, वो महंगा पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी उसको। अच्छा, अपने एग्जिस्टिंग वर्कर को ये काम सिखा दो, है ना, एक काम सिखा दो, बाहर से एम्प्लॉय नहीं मिल रहे, अपने एग्जिस्टिंग वर्कर को ट्रेनिंग दे दो उस काम की, वो काम सीख जाएगा, वो काम वो परफॉर्म कर लेगा। तो मैन पावर नीड को मैनेज किया जा सकता है, और कोई भी चेंजेस अगर है, ट्रेनिंग देकर उन चेंजेस को अडॉप्ट किया जा सकता है। कोई भी एम्प्लॉयज को आपको लग रहा है कि यार इनको कोई चेंज आया है मार्केट में या कोई चीज सिखानी, तो ट्रेनिंग दो, वो सीख जाएगा और उस चेंजेस को आप अडॉप्ट कर लोगे। जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आए हैं, ट्रेनिंग देकर इंटरनल एनवायरनमेंट में उन चेंजेस को एम्प्लॉय के साथ अडॉप्ट किया जा सकता है। ट्रेनिंग की डेवलपमेंट ना एम्प्लॉय दोनों का है। ये तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू था। अब एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा? भाई कंपनी में अगर मुझे ट्रेनिंग मिल रही है तो मुझे क्या फायदा होगा एम्प्लॉय का? तो सबसे पहला है क्लास, आपके नॉलेज, आपका स्किल्स बढ़ेगा तो आपको फ्यूचर में बेटर करियर ऑप्शन मिलेंगे। अगला है क्लास, आप पैसा ज्यादा कमा सकते हो, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, उसका मोरल डेवलप होगा, जॉब सिक्योर रहेगा उसका, ट्रेंड एम्प्लॉय हो, आपको काम आता है, कोई निकालेगा नहीं, और फिर अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो चांसेस है कि आपका जल्दी प्रमोशन हो जाए। ट्रेनिंग के दो पार्ट हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप एम्प्लॉय से कहते हो भाई तू काम कर रहा है, काम करते करते सीख, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। या फिर छुट्टी देते हो, भाई तू ब्रेक ले ले, छुट्टी दे दो और उसके बाद ट्रेनिंग दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो हियर एम्प्लॉयज आर ट्रेन व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, दे लर्न बाय डूइंग मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब। ध्यान रखना, ये जो ऑन द जॉब मेथड है वो टेक्निकल जॉब के लिए सुटेबल है। दिस मेथड इज ट्रेनिंग इज अवॉइडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन डील विद हेवी मशीनरी। हेवी मशीनरी के लिए होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। काम करते करते हेवी मशीनरी में मत सिखाने लग जाना उसको, मशीन भी खराब कर देगा, खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। इट मीन्स ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्किंग पोजीशन, which means employees are given a break from their job. Send training, this is suitable for managerial job position. Managerial job position के लिए suitable है, इसको बोलते हैं off the job training, right?
कॉमन और पॉपुलर टेक्निक क्या है ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब का? तो सबसे पहला है इसके अंदर, सबसे पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ध्यान से समझना, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आयरन वर्कर, पहले जो ट्रेनर होता है वो काम करता है, ट्रेनी उसको देख रहा होता है, उसको देख के सीखता है, ऑब्जर्व करता है। फिर जो ट्रेनर है वो कहता है चलो अब तुम करो, मैं तुम्हें देखूं तुम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। फिर इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। मैथ्स में भी टीचर ऐसे ही करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करना है, खुद समझा दिया, फिर अब आप करो, मैं देखता हूँ आप कैसे करते हो। तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। कीवर्ड क्या है? सुटेबल फॉर एक्वायरिंग हायर लेवल स्किल। हायर लेवल स्किल्स के लिए ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर और एक्सपीरियंस गाइड और ट्रेनर और मेंटोर। यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, एक फिक्स टाइम होता है ट्रेनिंग का, और सुटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और आयरन वर्कर के लिए ये सुटेबल होता है। इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये काम करते करते सीखते हो, इसलिए ऑन द जॉब मेथड का ये हिस्सा है। दूसरा है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप, जब आप सीए की डिग्री ले लोगे, सीए का 50-60% एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 2-3 साल की एक ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर जाके सीए के अंडर में रहोगे आप। सीए तुमसे अपना सारा काम कराएगा और काम करते करते प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप ले लोगे। इसको इंटर्नशिप बोलते हैं, जहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलता है। सैलरी से बहुत कम पैसा मिलता है, स्टाइपेंड आपका आने जाने का खर्चा और छोटा मोटा पैसा मिलता है डे टू डे एक्सपेंस के लिए, बस। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। आप डॉक्टर बनते हो, आप लॉयर बनते हो, लॉयर बनते हो ना तो किताब पढ़ के थोड़ी केस लड़ने चले जाओगे, पहले किसी लॉयर के साथ रह के ट्रेनिंग करोगे, सीखोगे। डॉक्टर में भी आप सीधा ऑपरेशन करने नहीं जाओगे, पहले आप क्या करोगे, डॉक्टर के साथ जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे, उससे सीखोगे, वो तुमसे अपना छोटा मोटा काम कराएगा, और काम सीखते 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 आप फिर फ्यूचर में आपको पूरा डॉक्टर बन जाओगे। तो ये जरूरी है, बिना इंटर्नशिप की बात नहीं बनेगी। थियोरेटिकल नॉलेज जो आपने ली उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए किसी गाइड के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंटर्नशिप। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। ध्यान रखना, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है, वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड करता है स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपनी में, ताकि वो प्रैक्टिस कर सके थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिस कर सके। उनको सिचुएशन में स्टाइपेंड मिलता है जो सैलरी से बहुत कम होता है। अच्छा, इंटर्नशिप कैसे पहचानोगे कि ऑन द जॉब मेथड का ये कौन सा ट्रेनिंग का पार्ट है? कीवर्ड्स क्या है? सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स अंडरगोइंग प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस, सीएमए। इन्वॉल्व कॉपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म। तो ये कोऑपरेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म के अंदर। मेन पर्पस क्या है? एक्वायर करना प्रैक्टिकल नॉलेज अलोंग विद थियोरेटिकल। तो जो थियोरेटिकल नॉलेज है ना, उसको प्रैक्टिकल के साथ एक तरीके से चलाना, मतलब थियोरेटिकल प्रैक्टिकल साथ लेके चलना। जो थ्योरी आपने सीखी है उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हो। दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। नेक्स्ट है कॉमन पॉपुलर मेथड अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का। अगला है क्लास इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जहां पे नए एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ मिलवाया जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एम्प्लॉय व्हेन वी फर्स्ट जॉइन द कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इन्फॉर्मेशन। ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली, ताकि वो क्लास क्विकली सेटल डाउन हो जाए एंड हैप्पीली वो काम को शुरुआत करे। देखो, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवा दोगे ना तो उसको पता चलेगा हाँ यार कौन क्या क्या है, इनसे बैठ के भी रूल रेगुलेशन सीख सकता है, बता देंगे भाई ये करिए मत करना, ही दोस्ती हो जाएगी, अच्छा लगेगा आने जाने में और सेटल हो जाएगा। कीवर्ड क्या है? नए एम्प्लॉय, नए अपॉइंटमेंट्स के लिए सुटेबल है ये। फैमिलराइजिंग करना रूल रेगुलेशन से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, रिमूव करना हेजिटेशन ऑफ एम्प्लॉय, फैमिलराइजिंग न्यू एम्प्लॉय अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कंपनी के स्ट्रक्चर से, कंपनी कैसे काम करती है उससे क्लास थोड़ा सा फैमिलराइजिंग करना ही क्या कहलाता है क्लास? इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। जो हमने स्टाफिंग प्रोसेस में पढ़ा था ना, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ये उसी का बड़ा वर्जन है। अब जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है उसका जो एक ट्रेनिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल स्कूल, जो पढ़ना है 12th में। इट मींस डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का डुप्लीकेट मॉडल। दिस इज यूजुअली डन व्हेन द एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अगर कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन है, कोई बहुत डेंजर मशीन है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, आपको उसको उड़ाना सिखाना है तो सीधा हेलीकॉप्टर में बिठा सकते हैं आप। एक डमी मॉडल, एक नकली हेलीकॉप्टर, एक नकली ऑर्गेनाइजेशन का पूरा तैयार किया जाएगा और वहां पे सिखाया जाएगा उसको। जैसे जिनको मार्स पे भेजा जाता है, मून पे भेजा जाता है, उनकी ट्रेनिंग क्लास एक नकली मून बना के, जहां ग्रेविटी को कम करके नकली मून बना के वहां चलना कैसे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके वो क्लास मून पे जाते हैं। ऐसे रैंडमली क्लास जो है भेज दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो बात को? तो व्हेन मशीनरीज आर हेवी, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज अवॉइडेड एंड डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयज आर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम दैट डमी मॉडल। व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रेन देन दे कैन क्लास दे कैन हाउ टू, वो नो क्लास, वो जानते हैं कैसे क्लास उस मशीन पे काम किया जाएगा, ओरिजिनल मशीन के ऊपर। ट्रेनिंग इन अ डमी और डुप्लीकेट मॉडल,
सुटेबल फॉर डेलिकेट और एक्सपेंसिव और हाईटेक मशीनरी या सोफेस्टिकेटेड मशीनरी, ये कीवर्ड ध्यान रखना, इससे बाहर कोई कीवर्ड नहीं है। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के वेस्टिब्यूल स्कूल के अंदर, जहां डमी मॉडल तैयार किया जाता है। ये ऑफ द जॉब का कॉमन टेक्निक है। ओके, अच्छा, इनके अलावा भी ना कुछ और टेक्निक्स हैं जो सीयूईटी में तो है लेकिन 12th में नहीं है, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्लास उसकी कि ये रिलेटेड टॉपिक्स है जो सीयूईटी में है बट 12th में नहीं है, आप वहां से कवर कर सकते हो। बट 12th के लिए क्लास ये इनफ है, ये सफिशिएंट है। ठीक है, ये होगा ट्रेनिंग का लास्ट मेथड। दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, स्टाफिंग चैप्टर। आई होप इस सीरीज को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और डेली बेसिस पे एक एक घंटा अपने लिए निकाल रहे हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो डाउट जो दिक्कत हो मुझे बताना। एनसीईआरटी की क्लास कैसी लग रही है, जो कीवर्ड्स मैंने डाले इसके अंदर, वही बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।